तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आज की पूरी जो क्लास डेडिकेट होने वाली है वो है टेबल को। टेबल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जो टेबल फॉर्मेटिंग है उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब आप होम के बाद आगे आते हैं तो यहाँ इंसर्ट एक ऑप्शन आता है और इंसर्ट में यहाँ पर आ गया आपके पास टेबल। टेबल में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर रेडीमेड टेबल, जहां पर आपको कॉलम और रो यहीं से सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये आपको बता रहा है 1 × 1। अब यहाँ पर आ गया 2 × 1। जो पहले मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉलम, उसको अपन कॉलम कहते हैं। और जो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रो। रो का मतलब हो गया पंक्ति। तो पंक्ति तो अभी कितनी है देखो, एक, और रो जो कॉलम है वो कितने हैं। मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डालता हूं और मैं वेरिएशन के बाद ये कंडीशन आ गई है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा पंक्ति कितनी है और कॉलम कितने हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा एक टेबल मेरे सामने इंसर्ट हो गई है। अब जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूं जिसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, फादर नेम है, इसका मतलब मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट और फादर नेम। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इंसर्ट में आकर सिर्फ कॉलम कितने सेलेक्ट करूंगा, 3। ये 3 कॉलम। अब आपने कहा सर अभी इसमें तो सीरियल नंबर आ गया, इसमें जैसे मैं मेंशन भी कर देता हूं ये सीरियल नंबर और ये नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और ये फादर्स नेम। अब मैं कह रहा हूं भाई एंटर भी तो करना है। एंटर करने का मतलब है कि मुझे इसके नीचे और भी रो चाहिए, इसका मतलब यही तो है। अब नीचे अगर रो चाहिए, उसके बाकी मेथड क्या होंगे वो बाद में बात करेंगे, अभी बेसिक लेवल पर हमें कुछ नहीं करना। लास्ट जो हमारा सेल है टेबल का, लास्ट सेल, और लास्ट सेल का मतलब होता है लास्ट रो विथ लास्ट कॉलम, उसे अपन लास्ट सेल कहते हैं। तो लास्ट कॉलम कौन सा है, तो फादर्स नेम लास्ट कॉलम है, और रो, जो रो है वो लास्ट कौन सी है, वो लास्ट रो जो है वो भी फादर नेम है। दोनों चीजें अपन ने देख ली, लास्ट कॉलम और लास्ट रो, ठीक है। अब यहां पर आके आपको क्या करना है, टैब की प्रेस करना है। क्या करना है, टैब की प्रेस करना है। ये टैब आपने दबा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि एक नया रो इंसर्ट हो गया है। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना और फिर उसको माइंड में सेव करना। मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट सेल पे अगर जाके आप टैब की प्रेस करेंगे तो नई रो इंसर्ट होगी, ना कि कॉलम। क्या बोल रहा हूं मैं, लास्ट सेल पे जाके अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तो नया इंसर्शन किसका होगा, रो का इंसर्शन होगा, ना कि कॉलम का इंसर्शन होगा। आप कहीं पर भी क्लिक करके अगर टैब प्रेस करेंगे तो कोई ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं होगा जिससे कॉलम इंसर्ट हो जाए। कॉलम इंसर्शन के लिए अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे, अलग मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ये बोलूं कि भाई मेरे सामने एक टेबल है और ये टेबल मान लीजिए ये वाली टेबल है, और मैं कहूं एक नया रो इंसर्ट करे, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल काम है, लास्ट सेल पे आके क्या करना है, टैब की, जो हमारे कीबोर्ड में TAB लिखा हुआ है टैब, बस उस पर क्लिक करना है। जैसे ही टैब की प्रेस करोगे एक नया जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगा। टैब का यूज आप करते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, और अगर आप नेक्स्ट कॉलम की जगह प्रीवियस कॉलम में जाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट टैब यूज कर लेंगे। देखो कॉलम में आगे की तरफ जाने के लिए तो क्या होगा, ओनली टैब। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो कर्सर है ये पीछे की तरफ चले तो शिफ्ट के साथ टैब। ये देखो अब ये कर्सर किस तरफ चल रहा है, बैकवर्ड साइड में। तो फॉरवर्ड साइड में अगर कर्सर को चलाना है कॉलम टू कॉलम, सेल टू सेल, तो आप यूज करेंगे टैब का। और अगर बैकवर्ड चलाना है तो टैब तो यूज करना ही है, लेकिन किसके साथ, शिफ्ट के साथ टैब यूज करना है। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और अब इंसर्ट में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो तो हमने रेडीमेड टेबल कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट टेबल यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंसर्ट टेबल, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब ये इंसर्ट टेबल में सबसे पहला ऑप्शन है टेबल साइज।
टेबल साइज में भी पहला विकल्प आ रहा नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम में सबसे पहले हमें कॉलम के नंबर डालने हैं। जैसे मान लीजिए आप एक टेबल बना रहे जिसमें 3 कॉलम है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम। तो कॉलम कितने हैं? 3। आप एंट्री करने वाले हैं 50 बच्चों की। अगर 50 बच्चों की एंट्री करनी है तो हमें रो चाहिए 51। एक में तो हम ये लिखेंगे ना, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे भैया रो चाहिए 51। ठीक है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। और यहां कर दिया हमने ओके। तो ये हमारे सामने 3 कॉलम और 51 रोज का टेबल हमारे सामने क्या हो गया? रेडी हो गया है। तो इंसर्ट टेबल में जाके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं इस बात को। जब हम इंसर्ट टेबल में जाते हैं तो ये वाले 2 ऑप्शन तो हमें समझ में आ गए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद एक वर्ड लिखा है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर में सबसे पहले फिक्स्ड कॉलम विड्थ, और यहां लिखा हुआ है ऑटो। तो ये क्या कहना चाह रहा है? यहां पर आप देखो फिक्स्ड के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? कॉलम लिखा हुआ है। अगर किसी भी इंग्लिश के वर्ड का एंड एम एन से होता है तो वहां पर एन साउंड नहीं होता। कोई भी ऐसा शब्द उठा लीजिए आप जिसका एंड एम एन से होता है तो वहां पर एन जो है वो साउंड नहीं होता। इट मीन्स हम इसे कॉलम बोल रहे हैं। अब कॉलम में यहां पर लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैं यहां पर एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूं और उसमें जो कॉलम है उसका बिहेवियर अभी ऑटो फिक्स में ऑटो है। मैं ओके करता हूं। अब देखो मैं लिखना चालू कर रहा हूं। मैंने ऐसे लिखना चालू किया, देखो कॉलम जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं कॉलम ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है। तो बिहेवियर में हमने डाल ही क्या रखा था? ऑटो डाल रखा था ना। इसी वजह से ऑटोमेटिकली कॉलम जो है जैसा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर रहा है। हमने कहा नहीं जी, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं, हम तो चाहते जो फिक्स साइज हो ना, कॉलम उससे ऊपर नीचे हो ही नहीं। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, फिर यहां पर हमने कहा ड्रॉ टेबल, सॉरी इंसर्ट टेबल, और हमने यहां ऑटो वाला जो बिंदु है इसमें हम एक पर्टिकुलर कंडीशन डाल देते हैं, मान लीजिए 1 2 5 45 कुछ भी। ठीक है, ये ओके कर दिया हमने। तो ये कह रहा है 0 से 22 के बीच की वैल्यू डालिए। ठीक है भाई, ये 21 डाल दिया हमने, ओके किया। ये कह रहा है 0.77 एंड जो मेजरमेंट है वो इनके बीच का होना चाहिए। इसका मतलब एक बात समझिएगा छोटी सी, अभी जो डिस्कशन हमारा चल रहा है उसमें पहले से इसने ऊपर एक मेंशन दिया है ऑटो फिट बिहेवियर। फिर भी हम एक बार के लिए इसके कहने पे चलते हैं और 0.20 कर देते हैं, 0.20। ठीक है, देन ओके। अब यहां पर जितने भी आपके पास जो कॉलम आए वो सारे 0.20 के हैं। अब आप इसमें लिखना चालू कर रहे हैं तो ऑटो फिट तो अभी भी है। इसका मतलब अब जब आप ऑटो फिट बिहेवियर में बात कर रहे हैं किसी भी कॉलम की तो उसमें ऑटो एडजस्टमेंट तो अप्लाई होगा, लेकिन जब इंसर्शन की बात कर रहे हैं तो वो कॉलम की विड्थ क्या होगी वो आप डिसाइड कर रहे हो कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो पहली बार तो कॉलम कितनी पॉइंट में इंसर्ट होगा, सिर्फ वो डिसाइड कर रहे हैं। ऑटो फिट का बिहेवियर अभी भी वैसे ही एलिजिबल है। अब इस पूरी बात को समझने के लिए अगर हम यहां पर ऑप्शन देखते हैं ये इंसर्ट टेबल, तो पहले से लिखा है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट किसको किया जा रहा है? कॉलम को। अच्छा, एक बार के लिए मैं कह देता हूं भैया ऑटो फिट कॉलम को नहीं करना, कंटेंट को करना है। इसका मतलब मान लीजिए आपने कोई भी टेबल इंसर्ट किया, उसकी पहले से एक विड्थ यानी कि पहले से एक चौड़ाई है कॉलम की। अब जो उसकी विड्थ है, जो कॉलम की विड्थ है पहले से अवेलेबल है विड्थ उसकी, अब जो विड्थ है आप कह रहे हो कि भाई मैंने इस बार फिक्स्ड कॉलम विड्थ वाली बात जो है उससे तो मैं हट गया हूं और मैं आ गया हूं ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट ऑटो फिट हो जाए। ओके किया हमने। ठीक है, अभी ये डिस्कशन हमारी चल रही थी। अब यहां पर जो डिस्कशन है इसमें हमारे टेबल का बिहेवियर जो है वो ये देखिए, थोड़ा सा लेआउट में एक बार मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब लेआउट में आते हैं यहां पर रहा ऑटो फिट और यह लिखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, और एक लिखा है ऑटो फिट विंडो और एक लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ वाली बात है, एक बार के लिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, अब मैं यहां पर फिक्स्ड वाली बात को मैंने अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं तो कॉलम की विड्थ बड़ी नहीं हो रही, टेक्स्ट नीचे जाता जा रहा है। अब जो कॉलम की विड्थ आप फिक्स कर दोगे वो उतनी ही रहेगी, उसके अलावा आप जो टेक्स्ट ऐड करोगे वो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। जबकि पहले यहां पर ये ऑटो फिट में पहले क्या था, ऑटो फिट कंटेंट, इसका मतलब क्या होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो कॉलम है वो एडजस्ट होता जाएगा, जो उसकी विड्थ है जितना आप टेक्स्ट डालोगे उसके अकॉर्डिंग आगे ड्रैग होता जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा यहां से समझने के लिए वापस इंसर्ट पे आता हूं, उसके बाद आ गया वापस में इंसर्ट टेबल पे, और इंसर्ट टेबल में अब हमारे पास है ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब मान लीजिए मैं कोई एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, ये टेबल ऐसे है, विंडो किसे कहते हैं वो समझना पहले। जो हमारे लेफ्ट राइट के मार्जिन्स है उसके बीच का स्पेस विंडो बोला जा रहा है। यहां पर लेफ्ट राइट का मार्जिन का मतलब है ये वाला मार्जिन, और यहां पर अगर आप कर्सर को नीचे लेके जाएंगे, जस्ट लाइक मैं कंट्रोल एंड कर रहा हूं, एक बार कंट्रोल एंड से आपको रियलिटी पता चलेगी कि पेज की पोजीशंस क्या है। ये राइट से और ये लेफ्ट से जो पोजीशन है मार्जिन, इसके बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड विंडो। यहां पर जो विंडो का मतलब है वो है लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच का स्पेस, उसे हम विंडो कह रहे हैं। तो यहां पर मैं अभी इस टेबल पर हूं और मुझे कहा गया भाई ये जो टेबल है आपकी, ठीक है, इसको क्या करना है, इस टेबल को करना है आपको, ये लीजिए ऑटो फिट विंडो करना है। हमने क्लिक किया इस पे, तो ये आपका लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन था उसके बीच में ऑटोमेटिकली कॉलम क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होकर एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने किस ऑप्शन को अप्लाई किया है, ऑटो फिट विंडो को अप्लाई किया है। अब तीनों बातें फिर से रिपीट होगी, पहले मैंने धीरे धीरे समझाई तो कुछ बच्चों के मिक्स हो गया कौन सा किस में था। अब मैं तीनों बातों को रिपीट कर रहा हूं फिर से। मैं एक छोटी सी टेबल इंसर्ट करता हूं, जस्ट लाइक वो टेबल है ये, और मैं इसकी साइज ऐसे कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं यहां टेबल पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ऑप्शन आते हैं डिजाइन और लेआउट, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, क्वाड एरो से हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये मैं लेआउट पे आता हूं, यहां देखिए सेल साइज में लिखा हुआ है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहां पर अगर आप नीचे देख रहे हो तो लिखा हुआ है सेल साइज, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्टेड पूरी टेबल को कर लिया। अगर मेरा कर्सर सिर्फ यहां होता तो ये वाली बात अप्लाई किस पर होती, जहां पर जिस सेल में मेरा कर्सर है उस पर अप्लाई होती। इसका मतलब अगर मैं यहां कोई फॉर्मेटिंग करूंगा तो वो इन सेल पे अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहां क्वाड एरो बन रहा है यहां पे क्लिक कर दूं तो टेबल तो पूरी सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब जो भी चीज मैं अप्लाई करूंगा वो पूरी टेबल पर अप्लाई होगी, यस और नो। अब हमने कहा भाई सबसे पहले समझते हैं ऑटो फिट विंडो, जो सबसे इजी गोइंग बात है। ये हो गया ऑटो फिट विंडो। कंट्रोल जेड कर देता हूं अगले वाले ऑप्शन को देखने के लिए। ऑटो फिट विंडो के बाद मैं कह रहा हूं ऑटो फिट कंटेंट, ये लीजिए ऑटो फिट कंटेंट। अब ऑटो फिट कंटेंट का मतलब जितना कंटेंट है उतना कॉलम होगा, अगर कंटेंट नहीं होगा तो कॉलम ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। कैसे, कंट्रोल जेड करके मैं यहां पर थोड़ा सा डेटा डाल देता हूं, यहां पर इससे थोड़ा और ज्यादा डेटा, यहां पर सिर्फ 2 शब्द, और यहां पर थोड़ा और ज्यादा डेटा। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहां करूंगा फिक्स्ड, सॉरी यहां पर मैं करता हूं ऑटो फिट कंटेंट, तो जितना कंटेंट होगा उतना उस कॉलम का विड्थ हो जाएगा। तो मैं फिर सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया और ये रहा ऑटो फिट कंटेंट। तो जितना कंटेंट पड़ा उस सेल में उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। आप चाहते हो भैया मैंने एक बार टेबल बना लिया, अब कोई कितना भी बड़ा नाम लिखे लेकिन मेरे कॉलम की विड्थ नहीं बदलनी चाहिए, आपने कर दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो कॉलम वो एडजस्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कंडीशन कौन सी डाल दी आपने, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये कंडीशन डाल दी।
जैसे ही आपने फिक्स्ड कॉलम विथ वाली कंडीशन डाली, कॉलम हो गया फिक्स। अब इसके विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगे। आप चाहते हैं कि सर चेंज हो तो बढ़िया है, तो क्या करोगे, फिर सेलेक्ट किया, क्या कर दोगे, ऑटो फिट कंटेंट। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग अब ये क्या करेगा, ये देखो ऑटोमेटिकली फिट हो गया। इसमें ज्यादा टेक्स्ट पड़ा था इसलिए ये ज्यादा बड़ा कॉलम हो गया। सबसे पहली बात जो यहां पर इंसर्ट वाली हमारी चल रही थी, इंसर्ट में जाकर हमारे पास जो इंसर्ट टेबल था इसमें 3 ऑप्शन आए थे। ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए क्या? ऊपर की 2 बातें कॉलम और रो वाली समझ में आ गई। लास्ट है रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अगर आप डायमेंशन जानना चाहते किसी भी न्यू टेबल के लिए, तो यहां पर जैसे मैं एंटर करके नीचे आपको दिखाता हूं, यह आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर दिया 5 2 का, ठीक है। और अब आप चाहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हो गया जो थोड़ी देर पहले हमने एक ऑटो फिट कंटेंट, सॉरी ऑटो फिट विंडो ऑप्शन अप्लाई किया था। तो डायगनली लेवल पर लेफ्ट और राइट के जो मार्जिन होंगे उन्हें कैप्चर करेगा और उसके अकॉर्डिंग टेबल को स्ट्रेट कर देगा। जितना राइट लेफ्ट में मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट विंडो वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में इंसर्ट में जब हम जाते हैं टेबल में, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या है इसको देखिए आप, मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही एक पेंसिल आ गई। अब पेंसिल आ गई, इससे हम टेबल जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे मैंने इसको ड्रैग किया पकड़कर, तो ये ड्रैग हो गया। अब इसमें मुझे कॉलम रो जितने बनाने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें 3 कॉलम बनाने हैं, तो एक तो ये कॉलम हो गया और 2 ये हो गए, 3 कॉलम बन गए। अब मुझे इसमें 3 रो बनानी है, जैसे एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई, 3 रो हो गई। तो ड्रॉ टेबल के द्वारा मैं अपने अकॉर्डिंग कॉलम और जो रो है वो बना सकता हूं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसके जो टूलबार है उसके लिए हम अलग से डिस्कशन लेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम यहां पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब आगे एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी तो हाइड हो रखा है, ये हाइड क्यों है, क्योंकि टेक्स्ट है ही नहीं हमारे पास। अब एक बार के लिए हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने एक जो ऑप्शन अभी अपन अप्लाई करने वाले हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और टेक्स्ट टेबल टू टेक्स्ट, दोनों में एक बात समझिएगा, दोनों में फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए हमें टैब की हेल्प चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक कॉलम ऐड करता हूं सीरियल नंबर, मैंने एक कॉलम ये बना दिया। टेबल वाला क्या कह रहा है, टेबल वाला प्रोग्राम कहता है भैया आपका कॉलम तब तक कॉलम नहीं मानूंगा मैं जब तक कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस इसमें जनरेट नहीं करेंगे। तो हमने कहा पर्टिकुलर स्पेस सबसे वैलिड जो होगा वो तो टैब होगा। हमने यहां पर टैब मार दिए 2, ठीक है, एक मार दिया, चलो यहां पर एक टैब डाल दिया हमने, और यहां पर डाल दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर एक टैब डाल दिया, और इसके बाद हमने लिख दिया फादर्स नेम, ठीक है। अब एंटर करते हैं। अब ये एंट्री करते हैं इसमें एक छोटी सी 1, नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने डाल दिया मोहन, और फादर नेम वाले टैब में डाल के और मैंने कर दिया सोहन, ठीक है। अभी आपके सामने टेबल नहीं बना हुआ है, अभी आपके सामने क्या है, सिर्फ टेक्स्ट है। आप चाहते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाए टेबल में, और जैसा मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि एक कॉलम बने सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम बने नेम ऑफ स्टूडेंट, तीसरा कॉलम बने यहां पर फादर्स नेम, और उसके नीचे ये जो 1 मोहन सोहन ये मैंने एंट्री की ये भी आ जाए, उसकी एक रो बन जाए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सेलेक्ट किया। अब जाते हैं टेबल में। अब देखो ये ऑप्शन एलिजिबल हो गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये क्लिक किया हमने, और ये कह रहा है कि भैया जो आपकी टेबल है ना उसमें ऐसे लग रहा है हमें कि शायद जो कॉलम है वो कितने हैं, 5, ऐसा लग रहा है। किसको लग रहा है ऐसा, जो इसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है उसको ऐसा लग रहा है। अब हमने कहा भाई आप किससे सेपरेट किससे कर रहे हो टेक्स्ट को, तो ये देखो ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट किया है टैब, कि हमने टैब से सेपरेट किया है किसको, कॉलम को। अब यहां पर 5 क्यों लग रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिए एक टैब मारा था हमने, यहां पर जो टैब है वो भी एक है, बट यहां नीचे के जो कॉलम्स है अगर उनमें टैब की बात करें, यहां पर नीचे एक टैब, बट यहां पर 1 2 टैब ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हुआ इसको, ठीक है। अब एक बार के लिए इसको छोटा बना लेते थोड़ा सा,
और डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर देते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और ये पूछ रहा है कॉलम कितने हैं, इसको तो लग रहा है कि कॉलम 5 है। हमने कहा भैया कॉलम तो कितने हैं हमारे पास, 3 है। ये 3 हमने डाल दिया। डालने की जनरली जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद कैप्चर कर लेगा। ये पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। ओके किया हमने, ये देखो। तो गलती क्या कर दी इसने, गलती सोहन है, उसको फादर नेम में मेंशन नहीं किया, उसने एक नए जो रो है उसमें मेंशन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर 2 टैब एक साथ आ गए थे, इस वजह से। अब एक बार के लिए हम नया एक प्रैक्टिकल करते हैं और छोटा प्रैक्टिकल करते हैं। ए लिखा मैंने, फिर बी लिखा मैंने, फिर सी लिखा, एंटर करता हूं, यहां लिखता हूं 1 टैब 2 टैब 3। आपको क्या लगता है इस बार जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करके और इंसर्ट टेबल जो टेक्स्ट टू टेबल करूंगा, तो क्या आपको लगता है वहां पर 2 रो और 3 कॉलम डायरेक्टली आ जाएंगे? कितने बच्चों को लगता है? बहुत बढ़िया। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं आ गया इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये देखो 3 कॉलम 2 रो, क्योंकि इस बार सेपरेट जो किया हुआ है टैब से वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है। हमने सब में एक एक टैब डाला है और वो चीजें क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैनेज हो रही है। जैसे ये किया, ओके, ये देखो भाई बिल्कुल प्रॉपरली डेटा आ गया है। तो अगर अब ये पूछता है आपसे कि सेपरेट करना किससे भाई, ये भी तो बताओ। तो जब हम यहां पर जाते हैं टेक्स्ट टू टेबल में, तो ये हमसे पूछता है कि किससे सेपरेट करना है। ये लीजिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये पूछ रहा है पैराग्राफ से सेपरेट करना है, कोमा से सेपरेट करना है, या कोई अदर सिंबल है उससे सेपरेट करना है। हमने यहां पर सेलेक्ट किसको कर रखा है, हमने कहा भाई जो सेलेक्ट आपको जो सेपरेट करना है कॉलम को, जहां पर हम टैब दबाएं वहां आप समझ लेना कि एक नया कॉलम है। तो अगर हम और यहां पर ज्यादा टैब ऐड करेंगे इसके आगे, उसके अकॉर्डिंग ये समझेगा हर बार जब अपन टैब दबाएंगे उसको ये लगेगा प्रोग्राम को कि भाई शायद ये एक नए कॉलम को यहां पर जनरेट करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं बात को, और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप मान लीजिए अभी आप काम तो वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक बार के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आप वर्ड में काम कर रहे हो और अब आपने जो डेटा बनाया है उसमें आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुझे एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, या मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, हाईएस्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, करंट डेट का फॉर्मूला लगाना है, इस तरह की कोई भी जरूरत आपको पड़ गई। अब आप क्या कहेंगे, यार जो एमएस वर्ड है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके लिए पहले टेबल इंसर्ट करो, उसमें फॉर्मूले को सेट करना पड़ता है, कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर यहाँ एक्सेल होता तो बहुत इजी काम हो जाता। हमने कहा चलो ठीक है, आपको एक्सेल यूज करना है, टेबल में गए और यहां पर डायरेक्ट आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, क्लिक किया हमने। अब जिस एरिया में आप टेबल बना रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपको एक टेबल बना के दे रहा है। अब आपको जो यूज करना है वो यहाँ यूज कर लीजिए। जैसे यहां पर हमने कहा ये आ गई भैया टेबल, अब डबल क्लिक करके आप पहुंच गए टेबल के अंदर। ठीक है, एक बार छोटा कर देता हूं मैं इस टेबल को। अब यहां पर आपने दे क्लास, मान लीजिए इधर क्लास के नेम लिखने वाले हैं आप, ठीक है, और इधर मार्क्स लिखने वाले हैं। मान लीजिए क्लास 1 2 3 4 5 6, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप लिखते हैं क्लास 1 में 43 स्टूडेंट है, इसमें 54 है, इसमें 48 है, इसमें 98 है, इसमें 96 है, इसमें 47 है। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा वो तो एक्सेल में होगा, वर्ड में भी होता है। अभी जो बात बता रहा हूं वो इस रेफरेंस के साथ बता रहा हूं कि इजीली कहां पर होगा। ठीक है, अब आप यहां पर आ गए और आपको यहां पर चाहिए टोटल, तो आपने इक्वल टू डाला फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहां लिखा आपने सम, और ये कह रहा है एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल। ये कह रहा है सम के बाद जितने भी रेंज को आप सेलेक्ट करोगे ये उनका टोटल करके दे देगा आपको। हमने कहा ठीक है भाई, ये ब्रैकेट ओपन किया और अब मैं यहां सेलेक्ट करना चालू करता हूं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट कर लिया।
ये कह रहा है B2 से G2 तक आपने सेलेक्ट कर लिया है। B कॉलम का नाम है और 2 रो का नाम है, G कॉलम का नाम है और 2 रो का नाम है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो क्लास 1 से क्लास 6 तक है वो कितने हैं? 386। हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने कहा चलो भाई बाहर आ जाओ। अब ये काम कंप्लीट, बाहर क्लिक कर दिया, ये लो। अब जब आप इस डॉक्यूमेंट को ऐसे देख रहे हो जैसे अभी है आपके सामने, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि यहां मैंने एक्सेल में काम किया है क्या। ये बात तो कब पता चलेगी? जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे। क्लिक करने पर भी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक करने पर पता चलेगा भैया यहां खेल किसका चल रहा है, एक्सेल वाले टेबल का खेल चल रहा है। बाहर आपने क्लिक किया जैसे इसके, अब वे बिल्कुल नॉर्मल टेबल की तरह ही ट्रीट कर रहा है अपने आप को। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब पहले से एमएस वर्ड ने कुछ रेडीमेड टेम्पलेट बना रखे हैं, अगर उस टेम्पलेट में से ही कुछ आपको इंसर्ट करना है। जस्ट लाइक ये कैलेंडर का उसने एक टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है। ये दूसरा यहां पर टेबुलर लिस्ट का, यहां पर सब हेड्स का, अलग अलग तरह के उसने टेम्पलेट बना रखे हैं। जैसे कैलेंडर वाला है तो क्लिक करो, ऑटोमेटिकली कैलेंडर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा किसके फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट में। तो ये हो गए रेडीमेड कंटेंट। रेडीमेड कंटेंट का क्वेश्चन कभी आता नहीं है। इससे ऊपर की जितनी बातें की है उनमें से 2-3 बातें काम की है और कुछ ऐसी है जो सिर्फ नॉलेज के लिए थी, ठीक है। क्या क्या आ सकता है वो सारे आपके क्वेश्चन पेपर में जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें आपको सारी चीजें देखेगी, और लगभग 500 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और वो 500 क्वेश्चन में शर्त वही होगी, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। इंग्लिश में 48 था ना, इस बार 50 आउट ऑफ 50 है कि भैया यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे 10, 12, 15 कितने भी, वो उन 500 के अंदर से ही होने हैं, फिक्स है पहले से, ठीक है। कौन है ये इतना पॉजिटिव इंसान? ठीक है, आगे चले भाई। इसके बाद में नेक्स्ट टेबल के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, जो टेबल हम इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल में हमने अभी तक जो ऑप्शन डिस्कस किए सिर्फ वो वाले ऑप्शन डिस्कस किए हैं जो हमें शॉर्टकट के रूप में दिख रहे हैं। अब एक्चुअल खेल स्टार्ट हो रहा है और अब बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। अब मेरे प्रश्न सुनना और उनको अप्लाई करना। ये मैंने एक टेबल इंसर्ट कर लिया और मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, ये समझाने के लिए कि जो मैं काम अभी कर रहा हूं वो किस तरह से होगा। जैसे ही मैंने टेबल पे क्लिक किया मेरे सामने एक ऊपर ओपन हो गया टेबल टूल्स, और इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो डिजाइन और एक आ रहा है लेआउट, ठीक है। पहले मैं डिजाइन वाले को कवर कर रहा हूं, पहले इसको समझना। इसमें ये आ रहा है हेडर रो, फर्स्ट रो, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बेंडेड रोज, बेंडेड कॉलम। ये जितनी भी चीजें ये तो क्या है, टेबल के स्टाइल है। यहां पर टॉप रो आनी चाहिए, लास्ट कॉलम आना चाहिए, लेकिन भाई जो टेबल के स्टाइल है उनका तो क्वेश्चन ही नहीं आता हमारे, क्योंकि हमें रेडीमेड टेबल तो बनाना ही नहीं होता। ये जो ऑप्शन यहां पर आ रहे ये है इसके लिए, जो रेडीमेड टेबल आप बनाने वाले हो उसके लिए है। देखो मैं अगर यहां टोटल रो पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां चेंज दिखेगा आपको, वेरिएशन आ रहा है। तो वो वेरिएशन तो टेबल के लिए है जो आप रेडीमेड टेबल लेने वाले हो। हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम टेबल स्टाइल, हमने कहा ये भी कोई काम की बात नहीं है। अब एक ऑप्शन आया शेडिंग। हमने कहा सर इससे जान पहचान पहले भी हो रखी है। कब हुई बताओ? जब होम पे अपन काम कर रहे थे तो यहां पर ये रहा, देखो ऑप्शन, क्या नाम है? उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि जब टेबल में आएंगे तब यही शेडिंग काम आएगा वहां पर। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये ऑप्शन यही दिख रहे हैं आपको। अच्छा, डिजाइन में शेडिंग पे क्लिक करके देखता हूं यही आते हैं क्या? सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है। अब आपको शेडिंग का मतलब, जिस सेल में आपका कर्सर है, सेल इज इक्वल टू इंटरकनेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम जब एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं तो उनके द्वारा जो बीच में एक एलिमेंट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, जो सेलेक्ट कर रहा हूं वो क्या सेलेक्ट हो रहा है? शेड सेलेक्ट हो रहा है, किसके लिए? उस सेल के लिए, क्योंकि जहां पर कर्सर है उसी सेल को ये फॉलो कर रहा है। आपने कहा सर मान लो मैं पूरी टेबल में करना चाहूं, तो ये क्वाड एरो पे क्लिक करो, अब ये क्या होगा? पूरी टेबल में होगा।
फिलहाल हम तो एक कॉलम की बात कर रहे थे, एक सेल की बात कर रहे थे, तो इसी पे काम करते हैं। ये हमने इनमें से किसी एक को अप्लाई कर दिया यहां पर। अब इसके बाद में शेडिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर। ये बॉर्डर भी वही है जो होम पे आ रहा था, ये देखिए, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब यहां डिजाइन में देखते हैं, बॉटम बॉर्डर टॉप बॉर्डर सेम है। चलिए, अच्छा, अभी जो बॉर्डर चल रहा है वो किसका बॉर्डर है? अभी जो बॉर्डर डिस्कस हो रहा है वो किसके बॉर्डर का डिस्कशन चल रहा है? सेल का बॉर्डर। और सेल किस में है? टेबल में। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है बॉर्डर का, वो पैराग्राफ वाला बॉर्डर नहीं है। अभी जो डिस्कशन है वो किसका है? सेल का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। आपको पता है, मैंने एक दिन ऐसे ही आपको एक छोटी सी बात बताई थी। कौन सी बात, याद दिलाता हूं आपको। मैंने ऐसे कहा था, अगर आपके भाग्य में नौकरी नहीं है, अगर आपके भाग्य में नौकरी नहीं है, तो आप डिस्टर्ब कब होते हो पता है? जब एग्जाम का थोड़ा सा टाइम बच रहा होता है और बढ़िया परफॉर्मेंस देने की बात आती है, तब जाके आप बीमार होते हो। ये बीमारी वो वाली बीमारी नहीं है सरदर्द वाली, ये है मानसिक संतुलन वाली बीमारी। ठीक है। एक बच्चा है, वो कल आया मेरे पास और उसने मुझे कहा, सर मेरा दिल नहीं लग रहा यहां पर। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा बता, प्रेमिका बनूं तेरी या क्या करूं? हम यहाँ दिल लगाने थोड़ी बैठे हैं भाई, यहां पर हमने कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी चला रखा दिल लगाने का। यहां पर आपको खुद को दिल लगाना पड़ेगा। किसके साथ? अपने सिस्टम के साथ। ठीक है। यहां पर जितने भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, जितने भी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, किसको करने पड़ेंगे? खुद को करने पड़ेंगे। ठीक है। और जब आप कुछ भी प्लान करते हो, और अगर आप अपने डिसीजन पे, जो प्लान आपने किया है, कुछ भी प्लान कर लिया आपने, अगर आप उस पे कायम नहीं रह पाते हैं, इट मींस आप बड़े कंफ्यूजिंग पर्सन है। और दुनिया में ऐसा प्रतिशत जो है वो 90% प्लस है। कुछ प्लान किया और उसके बाद फिर चेंज कर दिया, और फिर प्लान किया और फिर वापिस चेंज कर दिया, और ये चेंज चेंज में उसकी जीवन चली जाती है। 10% जो बच्चे हैं, 10% जो लोग हैं पूरी दुनिया के, ठीक है, उनमें भी 9% है जो प्लान करते हैं, चेंज इसलिए नहीं कर पाते, उनके पास चेंज का ऑप्शन नहीं होता। 9%। सिर्फ 1% ही दुनिया के लोग हैं जो प्लान करते हैं और अपनी इच्छा से उसे फॉलो कर रहे होते हैं। आप किस में हो? वाह 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 वाह। कौन कौन है 1% में? बहुत बढ़िया। ये मैंने इसलिए इतना बीच में डिस्कशन डाला है, बहुत सारे लोग हैं बीच में बाका फाड़ रहे थे। मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूं, बहुत कम समय बचा है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अपने आप को स्ट्रेट कर लो, अपने आप की कमर कस लो। यहां से 12 गए ना जो, उनमें से 6 का वापस फोन आ गया है, सर वापस आ जाऊं क्या? 6 का। ठीक है, वापस फोन आ गया, वापस आ जाऊं क्या? मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमें डिस्टर्ब नहीं होना। जब आपका माइंड सेट है ही नहीं, तो क्या करेंगे मैं ऐसे बच्चों का? जिसका प्योरली माइंड सेट नहीं है, वो बच्चा रिजल्ट कभी बना ही नहीं सकता सर। यहां पर माइंड सेट बहुत सॉलिड चाहिए। हमें खुद को पता है बोरिंग काम है बहुत। अब बोरिंग काम को करने के लिए क्या चाहिए? सुपीरियर माइंड सेट चाहिए। किताबें आपने पढ़ी थी ना, आपका दिल थोड़ी करता था पढ़ने को, लेकिन आपके माइंड में एक बात थी, भैया स्कोर 250 प्लस करना है, इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी। इस वाले माइंडसेट के साथ जब आपने काम करना चालू किया, तब जाके 220 पे पहुंचे हो। ठीक है, जो 300 प्लान करके चल रहा था, तब जाके वो 260 पे पहुंचा है। तो बहुत प्योर और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए अचीवमेंट के लिए। आप 2 घंटे 4 घंटे बाद में ही ऐसे मूड चेंज हो जाते हैं आपके, भाई उससे काम नहीं चलता।
आज जो मैंने अभी आपको वो बात बोली ना कि अभी सर का सिलेक्शन हुआ है, ब्रदर का सिलेक्शन हुआ है, आपको वो सिर्फ सिलेक्शन वर्ड सुनाई दे रहा है। हम सुबह 7:30 बजे बैठते थे, शाम को आईए वाला जो 2018 का एग्जाम हुआ है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे बैठते थे और शाम को 7:30 बजे उस सीट से खड़े होते थे। एक रूम में हम दो ही ब्रदर, दो ही भाई। सिर्फ 22 दिन हमने किया, लेकिन ऑनेस्टली किया है स्टडी, सिर्फ 22 दिन की है, लेकिन की ऑनेस्टली है कि जो काम कर रहे हैं उस टाइम सिर्फ उसी में माइंड हो। 22 दिन तक ऑनेस्टली काम करेंगे हम। उन 6 महीने वाले जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। आपके पास खेला इतना ही है 40-45 दिन का, ऑनेस्टली काम करिए। जब आप क्लास में है तो उबासी आने की बात कहां आ जाती है। मैं भी तो वर्क प्लेस से जॉब करके आया हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आप तो कोई 40 किलोमीटर की यात्रा करके आए हो। एनर्जी का लेवल जब तक जाओ तब तक सेम रहना चाहिए, और वो एनर्जी खाने से नहीं आती है कभी। ये वाली जो एनर्जी है वो माइंडसेट की एनर्जी है सारी। ये वाली एनर्जी कभी खाने से नहीं आएगी। ये वाली एनर्जी आएगी जिसके माइंड में ये फिक्स हो गया है, एक सीट किसी का बाप नहीं लेके जा सकता मेरी, वो तो मेरी फिक्स है। वहां से एनर्जी रिलीज होती है। आप चाहते हो कि कोई, मैं खाना ज्यादा खा लूंगा तो एनर्जी बढ़िया आ जाएगी, खाना ज्यादा खाने से तो एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, फिर सुबह तक नहीं उठोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अब इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, हर एक बात को ध्यान से समझें। अगर आप एक बार में एफिशिएंसी पूरी सीख जाएंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि जो स्कोरिंग पार्ट है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, टाइपिंग है जो आपको लोगों से यूनिक बनाएगा। एफिशिएंसी जनरली सभी सही करेंगे। आप जल्दी से इसको फ्री करो, जल्दी से इसको सीख जाओ, जितने कंफ्यूजन है जल्दी खत्म करो, और उसके बाद एक्चुअल जो काम है जहां से यूनिक बनना अपने को, उस पर काम करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो बॉर्डर वर्ड आ रहा है, बॉर्डर में सबसे पहले है बॉटम बॉर्डर। ठीक है, ये बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करने से पहले मैं नो बॉर्डर कर देता हूं। अब ये देखो, यहां पर मैं कलर जो है वो भी कर देता हूं नो कलर। अब यहां पर एक छोटी सी लाइन आ रही है, लेकिन इसके क्या नहीं है, बॉर्डर नहीं है। ये देखो, इधर तो बॉर्डर पड़ा है लेकिन इस सेल के बॉर्डर नहीं है, क्योंकि हमने नो बॉर्डर कर दिया। अब मैं यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, एक काम करता हूं, मैं बाकी सारे सेल जो है वो डिलीट कर देता हूं। ये मैंने कर दिया डिलीट कॉलम, और इधर से मैं कर देता हूं डिलीट रो, डिलीट रो। अब मेरे पास एक सिंगल सेल बचा हुआ है, एक ही टेबल है और एक ही सेल है। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल है वो बड़े इजी समझ में आएगा आपको। डिजाइन में गए, बॉर्डर में गए, सबसे पहले बॉटम बॉर्डर क्लिक किया, ये लो साहब। ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं बॉर्डर का जो पॉइंट है वो थोड़े से बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका बॉर्डर। अब यहां पर मैंने क्लिक किया फिर से, और यहां पर मैं कह रहा हूं नो बॉर्डर, ये नो बॉर्डर हो गया। अब मैं कह रहा हूं टॉप बॉर्डर, ये ले भाई टॉप बॉर्डर। मैं कह रहा हूं लेफ्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट बॉर्डर। राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर। अब इसके अलावा एक आ रहा है नो बॉर्डर, ये नो बॉर्डर। फिर आगे बढ़े अपन, ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर, ये लीजिए आउटसाइड बॉर्डर। अब नेक्स्ट ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं दो चीजें आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इस टेबल में हूं, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, और पहले इस बात को बेसिक लेवल पर समझने के लिए मैंने कर दिया नो बॉर्डर, पहले से है। अब करते इनसाइड बॉर्डर, क्लिक किया मैंने, ये इनसाइड बॉर्डर। टेबल के चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ इनसाइड जो एरिया है उसमें क्या है, बॉर्डर है। चलिए फिर आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारे पास इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। मतलब इनसाइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ उसी के बॉर्डर होगा। क्लिक कर दिया, ये लीजिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ गया। इसके बाद फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है वर्टिकल बॉर्डर, ये वर्टिकल बॉर्डर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायगोनल डाउन बॉर्डर, ये क्लिक किया, ये लो जी डायगोनल डाउन बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं डायगोनल
अप बॉर्डर, ये डायगोनल अप बॉर्डर हो गया। अभी तक जितने ऑप्शंस है हम एक एक को प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं ताकि चीजें याद रहे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो मैंने कहा इसका कॉलम से कोई मतलब ही नहीं है, जहां पर कर्सर होगा वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक यहां कर्सर पड़ा है और हमने क्लिक किया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भले टेबल में हो या टेबल के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी टेबल के बाहर कर्सर पड़ा है, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, आप वही काम करेंगे। ये रहा बॉर्डर और ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये टेबल के बाहर और टेबल के अंदर दोनों सिमिलर लेवल पर काम करेगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर ऑप्शन अपन यूज कर रहे हैं पैराग्राफ का भी बॉर्डर है और ये टेबल का भी बॉर्डर है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर में, नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है समझ गए आप। एक आता है व्यू ग्रिड लाइन। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो यहां पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। ये एहसास करवाता है कि टेबल तो बनी हुई है लेकिन बॉर्डर नहीं लगा हुआ। आप में से किसी का दिल करता है कि नहीं ये लाइन दिखनी नहीं चाहिए। अब यहां पर आपने क्लिक किया और आपने कर दिया व्यू ग्रिड लाइन। अब लो, अब आपके यहां टेबल तो बनी हुई है, जैसे आप कर्सर को इधर ऊपर लेके जाओगे क्वाड एरो बनेगा, देखना क्वाड एरो बन रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो पता भी नहीं चल रहा है कि यहां टेबल है भी, क्योंकि अब ग्रिड लाइन भी नहीं आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन आए तो व्यू ग्रिड लाइन कर दो, हाइड करना चाहते तो उसे हाइड कर दो। ठीक है, ये आपने क्लिक किया इस पे और ये आपने सेलेक्ट किया और ये रहा व्यू ग्रिड लाइन। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग पे मैंने क्लिक किया। देखो बॉर्डर एंड शेडिंग में सबसे पहले जो बॉर्डर आ रहा है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। नेक्स्ट स्टेप में है पेज बॉर्डर और उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग वही शेडिंग है जो भी अपन ने ट्राई किया था कलर वाला, लेकिन यहां कलर के साथ एक ऑप्शन और आ गया स्टाइल। और खासकर ये वाली जो चीज है ये बहुत बार क्वेश्चन बना के डाल दिया जाता है कि टेबल नंबर 1, मान लीजिए ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 1 में शेडिंग स्टाइल 10% करें। अब आपको और कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतना बोल दिया गया शेडिंग स्टाइल 10% करें। इसका मतलब ये 10% शेडिंग स्टाइल की बात हो रही है। अप्लाई किस पे करना है, टेबल पे। ये पूछ रहा आपसे अप्लाई किस पे करोगे, पैराग्राफ पे, सेल पे, टेबल पे। और मान लो आपका प्रश्न ये होता कि जो A1 सेल है, मैंने क्या बोला A1 सेल कौन सा होगा इस टेबल में, जहां पर अभी पॉइंटर है वही, क्या जहां भी पॉइंटर है वही होगा। हमने कहा भाई हमें जो अप्लाई करना है ना वो इस सेल पे करना है। बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, यहां शेडिंग पे क्लिक किया और सेलेक्ट कर दिया अपन ने सेल। अब जो चीज अप्लाई होगी वो किस पर अप्लाई होगी, सिर्फ सेल पर अप्लाई होगी। ये अपने सेलेक्ट कर लिया 10%। अब ये कलर भी पूछ रहा है 10% किससे करना है, हमने कहा भाई रेड से करना है 10%। ओके किया, ये लो ये शेड हो गया, शेड का मतलब कलर हो गया। और किससे कलर हो गया, 10% से। और 10% में भी आपने कलर कौन सा डाल रखा है, रेड। बात समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में जब हम थोड़ा सा शेडिंग में यहां पर देखते हैं टेबल सेल, अगर मैं यहां टेबल सेलेक्ट करूं, कर्सर तो मेरा यहां कॉलम सेल 1 में है, लेकिन अगर मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया तो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी अभी वो उस पर्टिकुलर सेल पर अप्लाई होगी या पूरी टेबल पर अप्लाई होगी, अभी वो पूरी टेबल पर अप्लाई होगी। हमने कहा करके देखते हैं भाई। सॉलिड 100%, 12.5 और ये सेलेक्ट कर देते एक बार जैसे येलो कलर। ठीक है, मैंने ओके किया। मैंने टेबल सेलेक्ट किया था इसलिए जो अप्लाई हुआ वो देखो किस पे हुआ है, टेबल पे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो शेडिंग वाली बातें तो सारी समझ में आ गई। और हॉरिजॉन्टल लाइन है वही हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप बॉर्डर पे क्लिक करते हो नीचे आ रही थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इनमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग में अब इस तरफ आते हैं तो एक आता है ऑप्शन पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का टेबल से कोई मतलब ही नहीं है। पेज बॉर्डर कह रहा है कि मेरा काम जो है ना वो पेज के बॉर्डर लगाना है। आपने कितने टेबल इंसर्ट कर रखे हैं, कितने पैराग्राफ इंसर्ट कर रखे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना
नहीं है। तो यहां पर जो बॉर्डर अपन अप्लाई करने वाले हैं वो पेज पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मेरे पास, एक बार के लिए सोचता हूं कि मैं 2 पेज मेरे पास है, ये 2 पेज हो गए। अब 2 पेज है मेरे पास और इस पे मुझे एक बॉर्डर अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये लीजिए भाई, इंसर्ट, सॉरी, होम पे ही मिल जाएगा हमें बॉर्डर एंड शेडिंग। ये रहा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में एक तो आ रहा है सेटिंग में नन, और एक आ रहा बॉक्स, एक आ रहा शेडो, एक आ रहा 3D, एक आ रहा कस्टम। पहले तो ये वाली बातें समझ लो बेसिक लेवल पर। आपको पहले से बोल दिया जाए पेज बॉर्डर बॉक्स करे, पेज बॉर्डर शेडो करे, पेज बॉर्डर 3D करे, पेज बॉर्डर कस्टम करे, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करें। बॉक्स बोला तो बॉक्स पर चले जाइए आप। ये तो नन है, इसका मतलब तो बॉर्डर लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब आपने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, देन आपसे पूछ रहा है स्टाइल कौन सी सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैं एक सिंगल लाइन, कलर कौन सा करना है, कलर मान लीजिए कि एक बार के लिए रेड। कितनी विड्थ होनी चाहिए, मैं मान लेता हूं उसकी 3 pt, 3 पॉइंट विड्थ होनी चाहिए। जो आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं वो किस तरफ लगाना चाह रहे हैं। मेरे दिल में एक क्वेश्चन उठा, मैंने कहा मैं तो है ना राइट लेफ्ट में लगाऊंगा, सिर्फ टॉप बॉटम में आना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर देखिए, ये रहा टॉप, ये रहा बॉटम, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट। तो यहां से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे 1 क्लिक इनेबल होगा, 1 क्लिक डिसेबल होगा। इसका मतलब होता है 1 क्लिक इनेबल डिसेबल। तो क्लिक करते ही इनेबल हो जाएगा, क्लिक करते ही डिसेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी, मुझे तो सिर्फ राइट लेफ्ट में चाहिए। इसका मतलब टॉप और बॉटम वाले बॉर्डर को मैं कर दूं डिसेबल, यस और नो। तो ये टॉप का कर दिया डिसेबल, ये डाउन का कर दिया डिसेबल। तो ये बता रहा है भैया अभी जो बॉर्डर लगेगा ना आपका, वो सिर्फ राइट लेफ्ट में ही लगेगा। हमने कहा यही तो चाहते हैं हम। ठीक है, ये वाली पूरी डिस्कशन कंप्लीट हुई, ओके किया। ये लो साहब, बॉर्डर लग गया है। किस पे बॉर्डर लग गया है, पेज पे। ये देखो, अब आप जितने भी नए पेज इंसर्ट करोगे सभी पे ये बॉर्डर आएगा। आपने कहा नहीं सर मुझे तो टॉप बॉटम में, अभी अभी याद आया सर मुझे, मैं भुलक्कड़ हूं सर, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब में चाहिए मुझे बॉर्डर। कोई बात नहीं, फिर से जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज बॉर्डर, और ये कर देते हैं टॉप और ये कर देते हैं बॉटम। दोनों पे क्लिक कर दिया, ओके। ये लो था, अब जो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम है, चारों तरफ आपका क्या आ गया, बॉर्डर आ गया है। जब मैं बॉर्डर एंड शेडिंग में काम कर रहा होता हूं तो एक चीज समझना, बॉर्डर एंड शेडिंग भी ये बोलता है कि अप्लाई किस पे करना है आपको। अप्लाई, अभी देखो क्या आ रहा है, पैराग्राफ। मैंने एक दिन आपको एक पीछे एक बात बोली थी, मैंने कहा बॉर्डर अप्लाई दो ही चीजों पर होता है, पैराग्राफ पे और टेबल पे। जब टेबल नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ होता है वहां पर। और मैंने कहा कोई भी जो आप अरेंजमेंट और डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो डिस्कशन चल रहे होते हैं, वो किसी वर्ड पर नहीं चलते। याद है पुरानी बात, जो फॉर्मेटिंग आप करते हो किसी वर्ड की फॉर्मेटिंग नहीं करते। फॉर्मेटिंग का डिस्कशन जैसे जस्टिफाई करते हो और अलाइनमेंट करते हो, तो अलाइनमेंट किसी वर्ड का नहीं होता, अलाइनमेंट हमेशा पैराग्राफ का होता है। समझ गए। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हमारा पेज बॉर्डर भी समझ में आ गया। अब एक इधर एक ऑप्शन आ रहा, कौन सा, बॉर्डर। यहां पर जैसे ही मैं आता हूं तो एक आ रहा नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। अब मैंने बॉक्स पे क्लिक कर लिया, मैंने ऑप्शन चूज कर लिया। अब यहां पर ये बोल रहा है अभी तो साफ पैराग्राफ है। अगर टेबल में क्लिक किया होता तो अब देखो यहां पर ये टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने बाकी कोई चेंज नहीं किया। अब यहीं पर इसी ऑप्शन को वापस ओपन करता हूं। अब ये पूछ रहा है टेबल पे करना है, सेल पे करना है या पैराग्राफ पे करना है, आपको अप्लाई किस पे करना है। हमने कहा भाई इस बार सेल पे करो। अब सेल पे फिर पूछ रहा है, सेल में देखो ऑप्शन 4 की जगह 6 आ गए, टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, अप साइड और बिलो साइड डायगोनल। ये 6 ही थे ऑप्शन। हमने कहा मैं चाहता हूं सभी तरह के अप्लाई हो, टॉप बॉटम भी हो, राइट लेफ्ट भी हो और डायगोनल भी दोनों हो। ठीक है, ये आपने अप्लाई किया और ओके। किस पे अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे तो किस पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे तो किस पे अप्लाई कर सकते हो, सेल पे करना है, सेल ओके किया, ये लीजिए ओके, ये बॉर्डर अप्लाई हो गया आपका। ठीक है, किस पे अप्लाई हो गया, सेल पे अप्लाई हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है,
अब जब हम बॉर्डर एंड शेडिंग में जा रहे हैं तो यहां पर देखिए ये बॉक्स वाला बॉर्डर है, यहां पर आपको 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन और ऐड हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले, जैसे ही मैं बॉक्स पे क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ गया ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का ऑप्शन पहले से अवेलेबल था शॉर्टकट में। ठीक है, ग्रिड वाला पहले से अवेलेबल था। अब यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो सीखने वाली है, जब आप बॉक्स की बात करते हैं, ऑल की बात करते हैं, ग्रिड की बात करते हैं, एक नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, कस्टम। अब आपने कहा टेबल सॉरी पैराग्राफ पे कुछ कस्टम अप्लाई करना है, इससे पहले आप कर्सर को बाहर रखिए, तब तक ये इनेबल नहीं होगा ऑप्शन। जब तक आपका कर्सर टेबल के अंदर रहेगा तब तक ये ऑप्शन एलिजिबल नहीं होगा, इनेबल नहीं होगा। टेबल से बाहर कर्सर आ गया, अब ये ऑप्शन दिखेगा आपको, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब देखो जैसे ही मैं कस्टम की तरफ सॉरी बॉक्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ऑप्शन यहां से हटा दिए। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ गया और ये पेज बॉर्डर। ठीक है, इसमें देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने बॉर्डर वर्ड गलत बोल दिया था, मैं ये बात बताना चाह रहा था पेज बॉर्डर के लिए। इसमें नीचे एक ऑप्शन क्या आ गया है, आर्ट। अब आर्ट वाले जो डेटा है इनमें से हो सकता है किसी सिंबल को पहले से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ऐसा क्वेश्चन एफिशिएंसी में नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं ये सोच के पढ़ा रहा होता हूं कि मार्केट से कोई क्वेश्चन बच्चे के पास आएगा और वो उस टाइम सोचेगा ये कब पढ़ाया, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। ये क्वेश्चन एफिशिएंसी में बनने लायक नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको कोई ऐसा सिंबल देके, ठीक है, ये मान लीजिए हैट वाला, आप इसका ही बॉर्डर लगाना चाहते हो। ठीक है, क्लिक किया आपने और ओके, ये लो साहब बॉर्डर किसका बन गया, बहुत बढ़िया। कितना आनंद आया बताओ, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, फर्जी बात है ये बिल्कुल। इसके बाद आगे चले। अब देखिए हमारा जो काम चल रहा था उसमें शेडिंग और बॉर्डर में जितने ऑप्शन है हर एक ऑप्शन को टच कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ गया एक ड्रॉ बॉर्डर। तो बॉर्डर अगर ड्रॉ करना है तो ये वाला खेल, यहां से पेन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपने जो भी सिलेक्ट करना है, कलर, साइज, टाइप, ठीक है, जिस भी तरह का बॉर्डर लगाना है आपको वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो। अभी जो चल रहा है ना, ये अंडरलाइन का नहीं है, ये खेल किसका चल रहा है, बॉर्डर का खेल चल रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इरेजर। हाँ, देखिए जब मैं पेज बॉर्डर पे आता हूं, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पेज पे ही बॉर्डर लगाना है, उसके लिए मुझे सेक्शन ब्रेक मिनिमम डालना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक नहीं डालूंगा तो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो पर्टिकुलर उस पे होगी। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं 2 पैराग्राफ बनाऊं और पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं तो वो पैराग्राफ पे बॉर्डर लगेगा, वो पेज पे बॉर्डर नहीं लगेगा। अगर पेज पे बॉर्डर लगाना तो मुझे मिनिमम क्या डालना पड़ेगा उसके लिए, सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक वाली बात बीच में घुसा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये जैसे ही अपन आगे आएंगे, ठीक है, तो इंसर्ट टेबल में यहां पर एक ऑप्शन आ रहा, देखिए पेज ब्रेक। अभी सिर्फ मैंने इसलिए ये लाइन बताई है कि बच्चे ने पूछ लिया है, आगे जाकर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि पेज ब्रेक कैसे होता है, पेज ब्रेक को देखते कैसे है, पेज ब्रेक के फायदे क्या है, पेज ब्रेक क्यों लगाया जाता है, ये पूरा एक क्लास लेंगे अपन। अभी वापिस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, ये थोड़ा मुद्दे से अलग क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेजर। इरेजर क्या है, मान लीजिए आपने कोई बॉर्डर लगाया है, ठीक है, ये पेन कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप बॉर्डर लगाने जा रहे हैं भाई, ये लो इधर बॉर्डर लगा दिया आपने, इधर बॉर्डर लगा दिया। अगर इसको इरेज करना है तो इरेजर से जाके आप इसे क्या कर सकते हैं, इरेज। लेकिन याद रहे जब आप इरेजर यूज करते हैं तो बॉर्डर के साथ में आपकी जो रो एंड कॉलम वाले लाइंस है वो भी क्या होते हैं, इरेज होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते सिर्फ कॉलम इरेज हो, सॉरी बॉर्डर इरेज हो, तो उसके लिए आप नो कॉलम नो बॉर्डर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है लेआउट। ठीक है, लेआउट कहीं पर भी बात करो, जीवन में लेआउट, कीबोर्ड का लेआउट, ऑफिस में वर्ड के जितने भी ऑप्शन है उनके लेआउट, हर जगह पर लेआउट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे लेआउट में सबसे पहले ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट, तो ये बोल रहा है सेलेक्ट करना किसको है भाई, सेल को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है। मेरा कर्सर अभी यहाँ है और इसमें मान लीजिए अभी तो 2 कॉलम है, मैं कॉलम की संख्या थोड़ा सा बढ़ा देता हूं।
ठीक है, और इसके बॉर्डर भी डाल देता हूं मैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अभी 1 2 3 4 टोटल कॉलम कितने हो गए? 4। अब मैं यहां पर मेरा कर्सर है, मैं कह रहा हूं भाई कर्सर जहां कहीं पर भी है लेकिन सेलेक्ट क्या हो जाए? कॉलम सेलेक्ट हो जाए, या मैं उल्टा बोल देता हूं रो सेलेक्ट हो जाए। अब मैं सेलेक्ट पे जाता हूं, ये लेआउट पे गया, मैं सेलेक्ट पे गया, क्या सेलेक्ट करने हैं? ये मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि ये कॉलम जो है, जैसे ही आपने कॉलम पे सेलेक्ट किया है पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब पूरा का पूरा इसका मतलब क्या था? जैसे मैं यहां पर रो की संख्या बढ़ाता हूं और अब कर्सर यहां पर है मेरा, तो ये जितने भी इस कॉलम से रिलेटेड सेल है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक किया, ये रहा सेलेक्ट कॉलम, ये देखो। अच्छा मेरा कर्सर यहां पर है, अगर मैं सेलेक्ट रो करता तो क्या होता? पूरी रो सेलेक्ट हो जाती। ये सेलेक्ट और सेलेक्ट रो। अच्छा मेरा कर्सर यहां पर है, मैं चाहता हूं पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट टेबल, ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। रो सेलेक्ट करने के लिए तो रो अपने आप में सेलेक्ट, सेल अपने आप में सेलेक्ट होता है, फिर भी आप चाहे तो इसको सेलेक्ट सेल से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, मैंने एक वर्ड लिख दिया राम। व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है, ये वाली बात समझ में आ गई थी, थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा है। अब इसके नीचे आ रही है प्रॉपर्टी, जो बहुत काम की चीज है। प्रॉपर्टी में अभी जो नीचे लिखा हुआ शब्द है वो तो टेबल है, लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूं तो ये कहता है टेबल की प्रॉपर्टी, रो की प्रॉपर्टी, कॉलम की प्रॉपर्टी और सेल की प्रॉपर्टी। मैं सबसे पहले टेबल की प्रॉपर्टी की बातें करूंगा। टेबल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले है कि जो टेबल आप यूज कर रहे हो उसकी प्रीफर्ड विड्थ क्या है और उसका मेजरमेंट करना किसमें है। जैसे यहां लिखा है मेजर इन इंचेस और परसेंट। ठीक है, आपको दोनों तरह के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं कि परसेंट में मेजर करिए, आप इंचेस में मेजर करिए। जो आपको बोला गया है कितने इंचेस में, जैसे मान लीजिए यहाँ 7.5 है, मैं एक बार के लिए 5 कर देता हूं, ठीक है, और मैं ओके कर देता हूं। तो अभी जो आपकी टेबल की ओवरऑल विड्थ है वो 5 इंचेस में सिमट गई है। अब मैं 6 अगर करूंगा तो प्रॉपर्टीज में गया और मैंने यहां पर प्रीफर्ड विड्थ में डाल दिया 6, किसमें? इंचेस में। ओके, ये लीजिए, अब क्या हो गई है? 6 इंच ओवरऑल टेबल का विड्थ। और याद रखिए कि विड्थ जो होता है ना वो हमेशा कॉलम का और टेबल का होता है। क्या चीज? हाइट हमेशा टेबल और रो की होती है। तो दो चीजें थी, एक तो हाइट और दूसरा विड्थ। विड्थ किसकी होती है? उसके अलावा जो हाइट है वो किसकी होगी? ठीक है, वापिस प्रॉपर्टी में आइए। अब वापिस प्रॉपर्टी में आने के बाद अभी टेबल की बात चल रही है। अब ये पूछ रहा है कि टेबल का अलाइनमेंट कहां होना है। अब टेबल के अलाइनमेंट वाली बात को समझने के लिए हम एक बार इधर से 2 कॉलम उड़ा देते हैं ताकि बेटर तरीके से ये बात समझ में आए। डिलीट कॉलम, ठीक है। अब मैं गया प्रॉपर्टीज पे, अभी ये कह रहा है कि अभी डिफॉल्ट जो टेबल का अलाइनमेंट है वो कहां पर है। हमने कहा भाई सेंटर कर दो, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट कर किसका रहे हैं? टेबल का कर रहे हैं। ओके, पूरी की पूरी टेबल ड्रैग होकर कहां पर आ गई? सेंटर पे। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, फिर प्रॉपर्टी में आए, ऐसे ही राइट भी हो जाएगा। अब जब अपन सेलेक्ट कर रहे हैं राइट लेफ्ट सेंटर, तो ये सेंटर और राइट में तो इंडेंट नहीं दिखा रहा, बट अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो ये कहता है इंडेंट होगा ही लेफ्ट से भैया। तो ये कहता है कितने इंडेंट छोड़ना है, कितनी स्पेस छोड़ना है मार्जिन के बाद। हमने कहा 2 पॉइंट छोड़ दीजिए। अलाइनमेंट सेंटर ही कर दो लेकिन 2 पॉइंट छोड़कर सेंटर, सॉरी, अलाइनमेंट लेफ्ट ही कर दो लेकिन कितने पॉइंट छोड़ के? 2 पॉइंट छोड़ के लेफ्ट करो। ये 2 पॉइंट डाल दिया यहां पर। ओके, तो ये 2 पॉइंट छोड़कर उसने क्या किया है? लेफ्ट। अभी सेंटर अलाइनमेंट नहीं है ये, आपको लग रहा है सेंटर है क्या? ये लेफ्ट अलाइनमेंट, लेकिन इंडेंट कितना डाल दिया था? 2 पॉइंट डाल दिया था, इसलिए 2 पॉइंट इंडेंट के साथ में लेफ्ट अलाइनमेंट है। कंट्रोल Z कर दिया मैंने फिर से नेक्स्ट बात को समझने के लिए। अब नेक्स्ट आया हमारे पास में टेक्स्ट ड्रैपिंग। टेक्स्ट ड्रैपिंग क्या है? थोड़ी देर पहले ही अपन जो कल का क्लास था उसमें अगर कोई टेक्स्ट आप टेबल के साथ अटैच करके टाइप करना चाहते हैं
तो अभी तो नन है, नन का मतलब तो ये हो गया कुछ टेक्स्ट आप इक्वल नहीं लिख सकते टेबल के। अभी अगर आप कहीं पे टेक्स्ट टाइप करोगे, जैसे ये वाला टेक्स्ट यहां टाइप कर रहे हो आप, तो चाहकर भी आप टेबल के इधर देखो, मैं इधर कर्सर पे क्लिक करके लिखना चालू कर रहा हूं, लेकिन वो तो किस में आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसके इक्वल आ जाए, एक तरफ टेबल पड़ी रहे और साथ में टेक्स्ट भी चलता रहे। अगर ऐसा कुछ सीन चाहते हैं तो मैं फिर से जाता हूं लेआउट प्रॉपर्टीज, ये टेक्स्ट रैपिंग में कर देता हूं अराउंड, ओके किया, देन ओके। ये देखो ये इधर टेबल है, ये टेक्स्ट इसके साथ में आ गया है। अब जब आप एंटर करोगे तो ये टेबल के साथ डेटा चलेगा। समझ गए बात को? चलिए जी, इसके बाद फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट आता है हमारे पास लेआउट में प्रॉपर्टीज में ही, जब आप अराउंड करते हैं तो ये पोजीशन पूछता आपसे कि आपके पोजीशन कौन सी होगी, अराउंड की लेफ्ट होगी राइट होगी, आप कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या पोजीशनिंग किस में कर रहे हैं, टॉप बॉटम से उसका जो डिस्टेंस है टेक्स्ट का वो कितना होगा। ये होता है डीप एनालिसिस, जब आप चाहते हैं कि मैं व्रेपिंग में भी पोजीशनिंग मेंशन करूं, ठीक है। ऐसी जरूरत रेयरली पड़ती है, ठीक है। बहुत बड़ा कोई अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे मैंने एक वाटर कंजर्वेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया था 2019 में, नागालैंड में एक प्रेजेंटेशन था, जो एक्शन साहब है पूरे अपने इसके अजमेर संभाग के, उनका एक प्रेजेंटेशन था नागालैंड में वाटर कंजर्वेशन का, उसका मैंने पूरा का पूरा स्लाइड शो बनाया था। उसमें इतनी बारीकी से बनाया गया वो स्लाइड शो की एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा गया है, क्योंकि मुझे उस एक प्रेजेंटेशन बनाने के मुझे 60,000 रुपीज मिले थे, एक प्रेजेंटेशन बनाने के, ठीक है। सिर्फ वाटर कंजर्वेशन का एक प्रेजेंटेशन था जिसमें टोटल 63 पेज थे, 63 पेज का 60,000 रुपीज मुझे मिला था। तो मैंने कम से कम 3 दिन 4 दिन तक उस पर काम किया था, ठीक है। तो ऐसे जब चीजें देखना होता तो वहां पर क्या बहुत बारीकी से अपन एक एक चीज देखते हैं, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है वहां पर। अब देखिए यहां पर जैसे हमने देखा लेफ्ट राइट पोजीशनिंग, यहां पर वर्टिकल पोजीशन, अगर कोई टेबल बीच में डालते हैं तो हम डेटा की टेबल डालते हैं बीच में कि भाई उस टाइम जो वाटर कंजर्वेशन का लेवल है वो ये था, इस कंट्री में ये था, हमारी कंट्री में ये था, और उसके साथ टेक्स्ट भी डालना होता है, और हम बीच बीच में हाईलाइट करके चीजें बताते हैं कि उस टाइम ये था, इस वजह से ये हुआ, उसका कारण ये था, कोज ये था। तो वहां पर ये चीजें काम आती है, हमारे जनरली काम नहीं आता, फिर भी मैं बता रहा हूं वो सीखना। पहले ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप टेक्स्ट का क्या रखना चाहते हो जब टेक्स्ट रैप करोगे। टेक्स्ट रैप करने का मतलब आप एक तरफ टेबल बना रहे हो, दूसरी तरफ टेक्स्ट डाल रहे हो, वो जो टेक्स्ट डाल रहे हो ना उसका पोजीशन क्या रखोगे। जैसे यहां पर है लेफ्ट, तो यहां पर ऑप्शन आ रहे हैं राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। आप उस टेक्स्ट का पोजीशन क्या रखोगे। लेफ्ट रखने का मतलब उसका अभी जो अलाइनमेंट है वो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर आप राइट रखेंगे तो वो राइट पोजीशन से टेक्स्ट चालू होगा, सेंटर रखेंगे तो सेंटर पोजीशन से वो चालू होगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर पोजीशन है वर्टिकल लेवल पर, आप टो बॉटम से कितना स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं और उसको रिलेट पैराग्राफ के साथ करेंगे या मार्जिन के साथ करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्जिन अलग चीज है, इंडेंट अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो ये ऑप्शन देता है आपको कि मार्जिन के साथ, पैराग्राफ के साथ, पेज के साथ, किसके साथ उसको रिलेट करना है जो आप स्पेस तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, जो पहले से सराउंडिंग टेक्स्ट है उससे कितना स्पेस आपको मेजर करना है, टो बॉटम लेफ्ट राइट में। यहां पर जो डिस्कशन चल रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पेज का पूरा डेटा अपन कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, यहां पर जैसे मैंने ओके किया, यहां पर जो टेक्स्ट पढ़ा है ये टेक्स्ट ऐसे मान के लिखा जा रहा है कि ये एक सेपरेट पेज है। कॉलम, 2 कॉलम हमने इस पेज के बना लिए, एक तरफ हमने टेबल दिखा दिया और दूसरी तरफ हम डेटा दिखाएंगे। मान लेते हैं कि वो जो डेटा दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक पेज है, तो उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उस पेज का मार्जिन जैसे सेट करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से टेक्स्ट रैपिंग में काम होगा। ये बहुत डीप की बात थी, हमारे एग्जाम से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जब आप बहुत बड़े प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे जो हैवी प्राइजेस के होंगे तब आप ऐसी चीजें देखेंगे। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, ये आ गया बॉर्डर एंड शेडिंग, ये वही बॉर्डर एंड शेडिंग है जो थोड़ी देर पहले हम देख के आए, पेज बॉर्डर, शेडिंग बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन में डिफॉल्ट सेल मार्जिन। अब सेल वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये मार्जिन किसका मार्जिन है, सेल का। अब मैं इधर देखिए सेल पे आता हूं, सेल पे यहां पर जब मैं ऑप्शन में जाता हूं मुझे वही चीज मिलेगी,
सेम एज द होल टेबल। अभी तो होल टेबल के लेवल पर है, मैं चाहता हूं तो इसे किसके लेवल पर कर सकता हूं, एक पर्टिकुलर सेल के लेवल पर। अब आपने कहा सर अभी वाली बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, दोनों में क्या मिक्स हुआ है। अभी टॉप का मार्जिन क्या है टेबल का, लेफ्ट का क्या है 0.08 है, ये क्या है, ये मार्जिन किसका, सेल का। लेकिन टेबल में जितने सेल है सभी का है, क्योंकि मैंने टेबल टेब में ऑप्शन सेलेक्ट किया। अभी टेबल टेब में ऑप्शन सेलेक्ट किया, देखो बेटा प्रॉपर्टीज में जाने पर ये टेबल टेब है, मैं इसमें अगर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं तो सारी कहानी जो चल रही है वो टेबल के ऊपर चल रही है, किसी एक सेल के ऊपर नहीं चल रही। तो मैं अगर यहां पर टॉप बॉटम की बात कर रहा हूं तो ये टेबल में जितने सेल है सभी के साथ एक साथ अप्लाई होगा। मैं अप्लाई करने से पहले आपको पहले डिफरेंस दिखाना चाहूंगा। अभी आप राम लिख रहे हो, ये मैंने इसको कैपिटल बड़ा किया है ताकि आपको समझ में आए। ये देखो राम का यहां लेफ्ट साइड से एक स्पेस दिख रहा है आपको, जहां पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, सभी को दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है ना भाई, ये है आपका मार्जिन। और सेल का किस तरफ से मार्जिन है, लेकिन अगर आप टॉप में देख रहे हैं तो टॉप में आपको कोई स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। जब आप सेलेक्ट करते हो तो टॉप पूरा सेलेक्ट हो रहा है। आप चाहते हो कि टॉप में भी ऐसा मार्जिन हो, अच्छा आप ये चाहते हो लेफ्ट में मार्जिन होना ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ये वाली जो लाइन है बिल्कुल यहां से राम चालू होना चाहिए। आप गए प्रॉपर्टीज में, आपने कहा ये लो भाई ऑप्शन, तो लेफ्ट का क्या करना है 0, और आपने किया ओके, देन ओके, बिल्कुल पास से चालू हो गया। अब वो जो डिफरेंस गैप आ रहा था बीच में, वो वाला जो डिस्टेंस और गैप है वो खत्म हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरे लेवल पर काम करते हैं। हमने कहा ये जो मार्जिन की बात हमारी चल रही है सर, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि टॉप में मार्जिन क्रिएट कर दे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक पॉइंट क्रिएट कर दूं और ओके, देन ओके, ये लीजिए ये टॉप से एक पॉइंट मार्जिन क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज में जब मैं ऑप्शन में जाता हूं, एक नीचे आता है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में स्पेस चाहिए। अब ये क्या चीज है, अभी अगर आप देख रहे हो तो ये जो लाइन बने हुए हैं, जैसे ये एक लाइन, मेरा पॉइंटर है उसको देखना, ये वाली लाइन और ये नीचे वाली ये वाली लाइन, इनके बीच में भी 0 स्पेस है। कितने बच्चों को ये लगता है कि हर सेल का अपना बॉर्डर होता है, हर सेल का अपना खुद का बॉर्डर होता है। अब आधे बच्चों को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया। ठीक है, टेबल का बॉर्डर होता है, ये समझ गए, पैराग्राफ का बॉर्डर होता है, ये समझ गए, टेबल के अंदर क्या है सेल। मेरा प्रश्न ये है कि जो बॉर्डर जिसकी अपन बातें कर रहे हैं अभी से इतने टाइम से, वो जो टेबल पर अपन बॉर्डर अप्लाई करते हैं, वो टेबल पर जो अप्लाई करते हैं वो सारी टेबल पर, जैसे ऑल बॉर्डर आपने किया, तो आपको क्या लगता है कि वो ऑल बॉर्डर हर एक सेल पर अप्लाई हुआ है या पूरी टेबल पर अप्लाई हुआ है, पूरी टेबल पर। और पूरी टेबल का मतलब मैं इनडायरेक्टली दूसरी बात बोल रहा हूं कि हर सेल पर भी अप्लाई हुआ है, यस और नो। अब मैं इसी लाइन को कनेक्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर सेल का अपना बॉर्डर होता है, यस और नो। अब आपने कहा दिखाओ, ठीक है, अब ये देखिए, अब यहां पर जो आप कह रहे हो टेबल में जाकर आपने ऑप्शन पे क्लिक किया, अब यहां पर आ रहा है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, अब दिखेगा आपको। अब यहां पर 0.1 की जगह मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, 0.05 कर दिया, मैंने किया ओके, ये देखो भाई, ताली बजानी नहीं इस बार, हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्या हो गया, हर सेल का अपना बॉर्डर। और अब आपने साइलेंट, अब आप जो स्पेस क्रिएट कर रहे हो किसके बीच का स्पेस है, सेल के बीच का स्पेस, ये सेल और ये सेल के बीच का स्पेस। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं, ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन मेरे पास आता है
ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट। ये वाली बात हमने पहले ही समझ ली है, फिट कंटेंट क्या होता है। अब ये टेबल की बात हो गई खत्म। अब टेबल के बाद आ गया रो। अब जो डिस्कशन हमारा चल रहा है वो किसके लिए है, और रो के पास तो सिर्फ हाइट है, उसके बाद विड्थ तो होगी नहीं। तो ये देखो स्पेसिफाई हाइट, अगर आप कोई हाइट पर्टिकुलर रखना चाहते हो तो यहां से सेलेक्ट कर दो, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितनी भी। अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट और एग्जैक्टली हो तो एटलीस्ट एग्जैक्टली एक दो नाम अलग अलग रख दिए गए। ठीक है, जैसे एग्जैक्टली हमें रो की हाइट चाहिए, एग्जैक्टली हमें रो की हाइट चाहिए एग्जैक्टली, और या फिर क्या चाहिए एटलीस्ट। तो एग्जैक्टली क्लिक किया हमने और ओके कर दिया। ये लो साहब, ये क्या हो गई एग्जैक्टली। अच्छा, हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं और करते हैं एट लिस्ट। ये एट लिस्ट किया, ओके ठीक है। अब एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर से इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। एट लिस्ट का मतलब 0 हो गया। अब मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं जस्ट लाइक 1। ओके, ये जितने भी हमारे पास रो है उन सभी का साइज जो है वो कितना हो गया, 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आ गया रो हाइट इज अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें 1000 से 2000 लोगों का डेटा है, ऐसी टेबल आपके पास है, और आप जब उसमें काम कर रहे हैं तो उसमें जो पहला रो है उसमें लिखा है नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, एग्जामिनेशन डेट, मार्क्स, ये सारी चीजें इस तरह के कॉलम बने हुए हैं। अब आपने चालू किया तो आपको वो कॉलम दिख रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा एंटर कर रहे हैं। लेकिन जब आप सेकंड पेज पे जाते हैं उस टेबल के, तो आप देखते हैं कि वहां पर वो डेटा हमें दिखाई नहीं देता। कौन सा, जो ऊपर वाला डेटा है। हमें यह समझ में नहीं आता अब कौन से कॉलम में कौन सी एंट्री करनी है। इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए। मैंने यहां पर एक टेबल इंसर्ट किया, ठीक है, और ये मान लीजिए ये वाला टेबल है, और इसमें ये मैं कॉलम डाल देता हूं, एक तो सीरियल नंबर, एक डाल देते हैं हम स्टूडेंट नेम, एक डाल दिया हमने फादर्स नेम, एक डाल दिया मदर्स नेम, एक डाल दिया एड्रेस। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं यहां तक, अब मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा आप देखना, अब ये एक सिंगल पेज में जब तक काम चल रहा है तब तक मैं इसको प्रिंट करूंगा। अब मैं इस एक पेज को अगर प्रिंट करूंगा तो जो प्रिंट देख रहा है उस बंदे को पता है कि भाई फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का है, सेकंड स्टूडेंट नेम का है, उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद मदर नेम है। लेकिन एक बात बताओ, इस पेज को जो डायरेक्टली पढ़ रहा है और उसमें मैं अगर कोई भी ऐसा कॉलम डाल दूं जिसमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे एक डाल दूं पेरेंट मोबाइल नंबर और एक डाल दूं स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ठीक है, मान लीजिए एक जो नंबर है ये कॉलम है वो तो है स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये हो गया पेरेंट मोबाइल नंबर। अब जिसने ये चीजें देखी है फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट पेज पे पता चल जाएगा यहां दोनों 10-10 नंबर लिखे हुए हैं, 10-10 अंक के 2 डिजिट लिखे हुए हैं। कैसे पता चलेगा? अभी तो मेरा एग्जाम्पल बहुत छोटा है, डेटाबेस लेवल पर ये एग्जाम्पल बहुत बड़े हो जाते हैं। जब आपके एग्जामिनेशन के डेटा होते हैं, उनके जो एडमिट कार्ड्स आते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, उस टाइम जो डेटा मैनेजमेंट होता है उसमें कॉलम कितने बड़े होते हैं, आपसे कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्याह हुआ नहीं हुआ है, ब्याह हुआ तो बच्चे कितने हैं, कब से पहले, 2002 से पहले के कितने, 2002 के बाद कितने। आपसे ऐसी कम से कम 50 से 60 कॉलम की जो इंफॉर्मेशन है उसको फिल करवाया जाता है। आपसे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करवा रहे हैं ना वो सारी टेबल फॉर्म में जाएगी, और जितना काम होगा एग्जीक्यूशन का डेटाबेस का वो सारा टेबुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मैं उसी का एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप काम कर रहे हो, अब ये पहले वाला कॉलम है, आप चाहते हो मैं दूसरे पेज में जाऊं ना, मैं लिखना नहीं पड़े, ये वाला कॉलम, ये वाला जो रो है मुझे दिख जाए वहां। आपने सेलेक्ट किया इसको और आप गए लेआउट, लेआउट में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आपने कर दिया रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज, क्लिक किया, ओके। अब मैं देखो दूसरे पेज में मैंने लिखा नहीं है, मैं जा रहा हूं दूसरे पेज पे,
मैं तीसरे पेज पे भी नहीं लिखा है, लेके आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये लो। तो अब जितने भी पेजेस में इंसर्ट करूंगा सभी में जो हेडर रो है मेरा, वो क्या रहेगा, जो मैंने पर्टिकुलर रो सेलेक्ट किया था वो हेडर रो में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हमारे पास प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो, उसमें जाने के लिए अब कॉलम की बात आती है। कॉलम में मैंने कहा विड्थ का खेल चलेगा। तो विड्थ आपको अगर कोई जैसे 1.33 है, आपको करना है 1 पॉइंट, ठीक है, इंचेस में करना है, परसेंटेज में करना है, वो सेलेक्ट कर लो, देन ओके। तो ये 1 पॉइंट हो गई। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, तो अब आ गया सेल। अब जो प्रीफर्ड विड्थ, सेल की क्या होगी, विड्थ होगी। विड्थ आपको कितनी करनी है, मैंने कहा जी 2 करनी है, ये ओके, ये विड्थ हो गई। अब मैं एक बार के लिए इसको बड़ा कर लेता हूं। अभी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ सेल। अभी आपके सामने एक चीज आ रही है दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ ए सेल। सेल का अलाइनमेंट क्या है बताओ मुझे अभी। सेल का अलाइनमेंट क्या है, सेल का अलाइनमेंट अभी टॉप लेफ्ट। पहली बात तो ये टॉप एरिया हो गया, ये बॉटम एरिया हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद बीच में सेंटर भी होगा। तो आप जो अलाइनमेंट वर्टिकल लेवल पर यूज कर रहे हो ना, मेरी लाइन सुनना, वर्टिकल लेवल पर जो अलाइनमेंट अभी यूज कर रहे हो वो है टॉप, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर अलाइनमेंट यूज कर रहे हो वो क्या है, लेफ्ट। आपने कहा देखो सर प्रॉपर्टीज में आए, ये आ गया सेल, ये रहा वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा करना है, टॉप, सेंटर, बॉटम, जो भी आपको करना है। यहां ऑप्शन में गए, यहां ऑप्शन में आपको आ रहा सेल मार्जिन, ये वाली बात अपन देख के आए पहले ही। ठीक है, अब हमने कहा वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा करना है, सेलेक्ट कर लो आप यहां से। आपने कहा सर मुझे सेंटर करना है, ये लीजिए भाई, कहां पर आ गए राम जी, सीरियल नंबर, कहां पर आ गए, सेंटर में। आप चाहते हो मैं दोनों तरफ से सेंटर करना चाहता हूं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। देखो अलाइनमेंट वर्ड आ रहा है, अलाइनमेंट में यहां पर एक ऑप्शन आ गया अलाइन सेंटर, सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विथ इन द सेल। ठीक है, ओके किया आपने, ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेवल पर क्या है, सेंटर आ गया टेक्स्ट। अब आप चाहते हो नहीं सर मैं तो चाहता हूं ये इस तरह से आए, जैसे आपके टाइम टेबल आते थे 9th-10th क्लास के, अगर इतना आपको पुराना याद है, ठीक है, फर्जी चीजें खूब याद है, काम की चीज एक भी याद नहीं है। आपके 9th-10th क्लास के जब टाइम टेबल आते थे तो उसमें आप देखते थे ऐसे क्लास ऐसे इस तरह से लिखा होता था डायगोनल लेवल पर, और उसके बाद उसमें स्लेशेस करके 2-2 टुकड़ों में चीजें लिखी होती थी। यहां पर भी वही सीन है, टेक्स्ट डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, जैसे ये वर्टिकल लेवल पर अगर आपको यूज करना है, बहुत बार कॉलम को छोटा यूज करने के लिए हम वर्टिकल लेवल पर यूज करते हैं। जैसे सीरियल नंबर अगर मैं ये लिखूंगा इतने में ही आ जाएगा, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर सीरियल नंबर लिखता तो ये सीरियल नंबर को पूरा दिखाने के लिए मुझे इतना स्पेस चाहिए। ठीक है, तो बहुत बार हम डायरेक्शन बदलते हैं ताकि हम कम एरिया में ज्यादा चीजें मेंशन कर पाए। इसके बाद सेल मार्जिन, सेल मार्जिन क्या होता है तो अभी थोड़ी देर पहले देख के आए सेल मार्जिन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इधर आते हैं प्रॉपर्टीज, हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, ऑप्शन भी पूरा हो गया है। अब आगे आते हैं, अब आ गया डिलीट, किसको डिलीट करना है। सबसे पहले आ रहा है डिलीट सेल, इस सेल को डिलीट करना है, ये लो भाई कर दिया डिलीट। शिफ्ट सेल लेफ्ट, अब अगर आप डिलीट करोगे तो बाकी जो सेल है वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, हमने कहा लो भाई ओके, तो बाकी के जो सेल है वो शिफ्ट हो गए किसमें, लेफ्ट में। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूं अगली वाली बात को समझने के लिए। डिलीट कॉलम, तो सीरियल नंबर पूरा का पूरा कॉलम ही क्या हो जाएगा, डिलीट। ये लीजिए डिलीट कॉलम, सीरियल नंबर गया पूरा। अच्छा एक आ रहा है हमारे पास डिलीट रो, तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट मोबाइल, पेरेंट मोबाइल, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये लीजिए डिलीट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीट टेबल, ना रहेगा बांस, काम खत्म। ठीक है, डिलीट टेबल, क्या करे बांसुरी तो बजानी ही। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आ गए अपन लेआउट में, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट अबव। अबव क्या चीज इंसर्ट होगी, कॉमन सेंस लगाओ, रो इंसर्ट होगी। अबव और टॉप और बॉटम में इंसर्शन की जब बात आएगी तो हम बात करेंगे रो की।
लेफ्ट और राइट में अगर इंसर्शन की बात आएगी तो कॉलम की बात कर रहे हैं। ये लो, ये आ गया रो। अच्छा मैं चाहता हूं कि साहब क्या इंसर्ट करना है, तो पहले तो एक काम करते हैं, इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम। अब हम चाहते हैं कि एक कॉलम इंसर्ट हो जाए। किस तरफ इंसर्ट करना है? आपने कहा सर राइट साइड में, आप चाहे तो लेफ्ट में भी कर सकते हो, जहां कर्सर है जिस सेल में उसके लेफ्ट में कर देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लेफ्ट, आपने कहा राइट में ही करो सर, ये लो भाई राइट, तो लेफ्ट राइट में जिस तरफ करना है। और गजब की बात क्या है, जब कोई भी चीज आप इंसर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, वो डिफॉल्ट मार्जिन को ही अप्लाई करता है, डिफॉल्ट अरेंजमेंट को ही अप्लाई करता है। डिफॉल्ट का मतलब यहां जितनी इसकी विड्थ होगी, जो नया इंसर्शन लेके आएगा उसकी विड्थ भी सेम होगी। ठीक है, आप चाहते हो सर ये विंडो में सब कुछ फिट हो जाए, तो ये ऑटो फिट में जाओ, ये फिट टू विंडो, ये लो। और ऑटो फिट में विंडो का मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच का स्पेस। बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट बिलो लेफ्ट राइट, ये बात हो गई। अब आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल वाले ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए पहले आपको सेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 2, कम से कम 2 सेलेक्ट करोगे तब ये एलिजिबल होगा। मर्ज सेल का मतलब क्या हो गया? मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। अगर आप एक से ज्यादा सेल का एक ही सेल बनाना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये बाकी खेल तो ठीक है, बाकी सिस्टम तो सही चल रहा है, बट यहां पर तो मुझे इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करना है सर, ये एक ही जो है सेल चाहिए मुझे, तो यहां पर कर दिया हमने मर्ज सेल। अब ये एक ही सेल बन गया। अब यहां पर जो भी आपको नाम मेंशन करना है वो आप मेंशन कर देंगे। आपके जितने एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे हम, एग्जैक्ट एग्जाम की तरह रिलीज करेंगे हम। जैसे एग्जाम में आपके एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, डिट्टो वैसे ही रिलीज करेंगे हम। वो सारा डेटाबेस मैं किसी से बनवाऊंगा नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। वो सारा डेटाबेस जो है मुझे बनाने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आपके सबके एडमिट कार्ड जारी करने में मुझे आपको क्या लगता है मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? ज्यादा बोला इसने, 1 ही मिनट लगेगा मुझे। आप सबके एडमिट कार्ड जारी करने में मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, मुश्किल से 40 से 45 सेकंड लगेंगे मुझे आपके सबके एडमिट कार्ड जारी करने में। आप सोचते होंगे कि ये एग्जामिनर इतने सारे डेटा को कंपाइल कैसे करता है? भाई वो सिंगल क्लिक का काम होता है, अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर आ गया हमारे पास स्प्लिट सेल। अगर आप चाहते हैं कि जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसके 2 टुकड़े करने हैं, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? बांटना। यहां पर आपने क्लिक किया और ये कर दिया आपने स्प्लिट सेल। कितने में बांटना है? तो ये पूछ रहा है 2 कॉलम में करना है। हमने कहा ना जी, कॉलम 3 चाहिए, ये 3 कॉलम कर दिए हमने। रो कितनी चाहिए? 1 ही चाहिए। ओके, ये देखो कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। इसके बाद में आ गया स्प्लिट टेबल। आप चाहते हो जैसे कि इससे नीचे का एरिया एक बार हम डिलीट करके इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब ये टेबल है, आप चाहते हो यहां से ये टेबल अलग हो जाए, तो जहां पर आपका कर्सर है मैं यहां पर एक नंबर डाल देता हूं 2। यहां से आप चाहते हो कि ये टेबल क्या हो जाए? अलग हो जाए। अब आप लेआउट में गए और आपने कहा स्प्लिट टेबल, तो जहां आपका कर्सर है वहीं से वो टेबल क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। स्प्लिट टेबल के बाद में फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऑटोफिट। और ये जो साइज है इसमें 2 चीजें हैं। यहां पर तो स्पेसिफाई कर सकते हो आप साइज को। किसका साइज? देखो वर्टिकल बना है इसका मतलब है रो की बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल बना है इसका मतलब कॉलम की बात कर रहे हो। तो जहां पर आपका कर्सर काम कर रहा है, जैसे आपका कर्सर यहां पर है इस 2 में, तो यहां पर अगर मैं 0.16 को बढ़ाऊंगा तो किसकी साइज बढ़ेगी? विड्थ बढ़ेगी या हाइट बढ़ेगी? तो मैं कर देता हूं एक बार के लिए 0.32, तो क्या बढ़ गई है? हाइट बढ़ गई है। अच्छा मैं इधर 0.64 की जगह 1.5 करता हूं, तो क्या बढ़ेगी? ये 1.5, एंटर, क्या बढ़ गई? विड्थ। यहां पर एक जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट रोज। डिस्ट्रीब्यूट रोज का एक्चुअल फंक्शन जो है वो है, कभी भी अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में सभी कॉलम की जो विड्थ है वो सिमिलर रखना चाह रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को अपन यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो में बिल्कुल वही बात है, लेकिन वो किस में हो जाएगी? हाइट लेवल पर। जैसे मान लीजिए इसकी हाइट है वो अलग है, इसकी हाइट अलग है,
और इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है। अब आप ये चाहते हो जितने भी यहां पर रो आ रहे हैं सबकी हाइट सेम हो जाए। आपने टेबल को सिलेक्ट किया और यहां पर आप आ गए, ये रहा रो वाला खेल, डिस्ट्रीब्यूट रो। अब जितने भी रो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये क्लिक किया मैंने, ये देखो सारे रो क्या हो गए, इक्वल साइज में हो गए। अच्छा अभी अगर आप रो कॉलम देख रहे हो तो ये कॉलम तो बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा, और ये तीन शायद बराबर लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये सारा खेल जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने कर दिया कॉलम इक्वली। देखो सबके विड्थ क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटो फिट। ऑटो फिट के तीनों ऑप्शन पहले ही देख चुके हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के ये सारे ऑप्शन अपन पहले ही देख चुके हैं। आपको कहां पे करना है, टॉप लेफ्ट करना है, टॉप सेंटर करना है, टॉप राइट करना है, वर्टिकल सेंटर करना है, वर्टिकल राइट करना है, वो आप देख सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, सेल मार्जिन क्या होता है, देख लिया। अब आ गया शॉर्ट। ये शॉर्ट वही शॉर्ट है जो अपन बेसिक लेवल पर हम देख के आए थे। शॉर्ट करने वाला A to Z कहां आया था बताओ ऑप्शन, होम पर। जब हम होम पे थे तो हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया था, ACDB इस तरह का एक प्रैक्टिकल किया था हमने। इनको सेलेक्ट किया और ये रहा A to Z, ये शॉर्ट। और ये बोल रहा है किसको शॉर्ट करना है, पैराग्राफ को। ओके, ये देखो ABCD हो गया। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल अपन करने जा रहे हैं वो शॉर्ट किसका है, टेबल का। जैसे यहां पर आपने कोई नंबर मेंशन किया, जस्ट लाइक 2, 1, 5, 4 और ये 3, इनको शॉर्ट करना है तो सिलेक्ट करो। चाहे तो डायरेक्ट कॉलम सेलेक्ट कर दो आप, कर्सर को जो पॉइंटर है उसको ऊपर लेके जाएंगे और ये ब्लैक कलर का जब एरो आता है इसे क्लिक कर दीजिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे लेआउट में A to Z। ये पूछ रहा है कॉलम 1 में करना है, हमने कहा हाँ जी। कैसे करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग करना है। यूज क्या करना है, एज ए पैराग्राफ। ठीक है, ओके किया। ये लीजिए, इसमें जितने रो थे उसमें जो फ्री वाले रो है, असेंडिंग के ऑर्डर, वहां पर कोई वैल्यू नहीं है तो उसे सबसे ज्यादा मानेगा, मतलब 0 वैल्यू को वो सबसे ऊपर रखेगा। आप चाहते नहीं सर यही होना चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लो, फिर आप सेलेक्ट कर लिया A to Z। ठीक है, कॉलम नंबर 1 और ये असेंडिंग। ठीक है, ओके, ये सिलेक्टेड एरिया 1 2 3 4 5 में हो गया। ठीक है, शॉर्ट में जब आप जाते हैं तो यहां पर नंबर के अलावा टेक्स्ट और डेट, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर ये पूछ रहा है कि मेरी जो लिस्ट है उसमें हेडर रो होगा या नहीं होगा, तो हमने कहा अभी हेडर रो को फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर आप एक्सेल में, अगर एक्सेल में कभी भी शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हो, याद रखना उसमें हेडर रो अलग होता है उससे। अगर कोई भी शॉर्टिंग यूज करते हैं किस में, एक्सेल में, तो उसमें हेडर रो जो है वो हमेशा अलग होता है। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि एक्सेल बनाने वाले बंदे का पहले से एक बात मानना था कि अगर कोई भी बंदा फर्स्ट जो रो होगी उसमें वो डायरेक्ट डेटा एंटर नहीं करेगा, वो बताएगा डेटा का टाइप उसमें। तो मुझे शॉर्टिंग उस फर्स्ट वाले जो रो है उसकी मुझे शॉर्टिंग नहीं करनी। मुझे शॉर्टिंग किसकी करनी है, उसके नीचे जो डेटा है उसकी शॉर्टिंग करनी है। भाई इसकी क्या शॉर्टिंग होगी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसकी शॉर्टिंग नहीं होगी, नेम ऑफ स्टूडेंट के अंदर राम मोहन सोहन जो लिखेंगे उसको शॉर्ट किया जाएगा। इसलिए कभी भी हेडर को, जो हेडर रो है उसको वो शॉर्ट नहीं करता। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट आता है रिपीट हेडर रो। ये वाला ऑप्शन हमने देखा था। ठीक है, यहां पर जैसे पड़ा है ये रिपीट हेडर रो, इसमें ऑलरेडी इनेबल है। तो अगर हम कहीं पर भी आगे जाएंगे तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी, ये डिलीट सेल। ठीक है, और यहां से भी मैं इसको एक बार हटा के, ये वाला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर इनेबल दिखा रहा है आपको, इनेबल दिखा रहा है। इसका मतलब जब जब इस टेबल में हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे एक हेडर रो रिपीट होगा। ये देखो हेडर रो आ गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो पहले जब अपन इंसर्ट में गए थे, टेबल पर क्लिक किया था, वहां था टेक्स्ट टू टेबल, और यहां उसका उल्टा आ गया। क्या आ गया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब आप ये चाहते हो कि ये वाला जो डेटा है इसमें, मान लो मैं सारी टेबल को डिलीट कर देता हूं, छोटा रख लेता हूं ताकि अपन इस प्रैक्टिकल को समझ पाए। ठीक है, अब इसमें मैं एक डेटा फीड कर देता हूं 1, और यहां लिख देता हूं, मान लीजिए ये दोनों कॉलम भी हम डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। ओके, इसमें भी एक डेटा डाल देते हैं, और ये मैंने डाला इसमें 1, स्टूडेंट नेम ए, फादर्स नेम बी, स्टूडेंट मोबाइल नंबर जस्ट लाइक 78, एज हो गया उसका 48। ठीक है, ये जो भी डेटा हमने अभी डाला है, हम चाहते हैं सर अगर ये डेटाबेस बहुत बड़ा होता और हमें ये डेटाबेस यूज टेबल में करना ही नहीं है, हमें तो टेक्स्ट में यूज करना है, उस मोमेंट में क्या करते हैं, हम टेबल को सिलेक्ट करते, लेआउट में जाते, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और ये पूछ रहा है कि कन्वर्ट जब करना है ना तो किस आधार पे करना है, हमने कहा टैब के आधार पे करना है, मतलब एक सीरियल नंबर हो, उसके बाद टैब लग जाए, फिर स्टूडेंट नेम आ जाए, फिर टैब लग जाए, फिर फादर नेम आ जाए। ओके किया हमने, ये देखो यहां पर टैब पड़ा है, यहां पर फिर टैब आ गया, यहां पर फिर टैब आ गया, और ये आपके डेटा आ गए। लेकिन अभी टेबल के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में। वापस टेबल फॉर्म बनाना है तो वापस सेलेक्ट करो इसको, इंसर्ट में आओ, ये टेबल, ये आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, किससे, 5 कॉलम है, किस में करना है, टैब्स के थ्रू सेपरेट करना है। ओके, बात समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूला है, बेसिक एक फॉर्मूला यूज करके बता देता हूं, बहुत सारे बहुत वैलिड वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। सारा खेल जो उसमें चल रहा होता है ना, वो सारा खेल किसका चल रहा होता है, फॉर्मूला का चल रहा होता है। आप जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल पर कुछ भी देख रहे हो ना, वो सारे फॉर्मूला के एग्जीक्यूशन है। ठीक है, उसमें से जैसे हम एक थोड़ी देर पहले मैंने एक सम वाला फॉर्मूला आपको बताया था, अब मैं एक्सेल ओपन नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला एग्जीक्यूट किस में करवा रहा हूं, वर्ड में। मैंने यहां पर वैल्यू डाल ली, मान लीजिए 45, यहां 43, 87, 64, 86, 108, 293, 258। अब मुझे इन सब का टोटल चाहिए यहां पर। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल के लिए, मैं फॉर्मूला पे जाता हूं। ये सबसे पहला पूछ रहा है कि सर अगर आप इस सेल में हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मैंने कहा सम। किसका सम करना है, ये इसमें ऑलरेडी कंडीशन डाली हुई है कि किसका, जितने भी ऊपर जो रेंजेस है, इससे ऊपर जितने भी कॉलम है उन सब का टोटल करना है। ओके कर दिया मैंने, ये लीजिए। मैं एक्सेल में काम नहीं कर रहा हूं, काम किस में कर रहा हूं, मैं वर्ड की टेबल में काम कर रहा हूं। बात समझ में आ गई। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसके बियॉन्ड जैसे कोई यूनिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे सम वाला एक बेसिक फॉर्मूला है, मैंने बहुत ज्यादा इसको डिटेल से नहीं लिया, बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे वैलिड फॉर्मूलाज है जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पेस्ट फंक्शन में फॉल्स है, इफ कंडीशन है, इंटीजर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। जैसे मैक्स मिनिमम का एक इजी फॉर्मूला है, तो वो एक प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू डाल रखी है और मैं चाहता हूं मुझे यह बताया जाए कि इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मैं सेलेक्ट करता हूं यहां पर और मैं फॉर्मूला में जाता हूं। आपको तो पता चल गया कौन सी बड़ी वैल्यू है, लेकिन मुझे फॉर्मूला से एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने मैक्स पे क्लिक किया, ठीक है, ये यहां से उड़ाएंगे आप, ठीक है, और इसमें कंडीशन डाल दिया आपने अबव, ठीक है। ओके, देखो ये बता रहा है कि भैया आपके ऊपर जितने भी कॉलम में वैल्यू है उनमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 293। अगर मैं यहीं पर मिनिमम डालता तो आंसर आप बताओ पहले क्या आता, तो आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि लिमिटेड डेटा है। यहां पर डेटा का नंबर अगर मान लो 500 और 1000 होता, फिर मैं कहता बताओ इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो कम से कम आप एक एक डेटा को चेक करते, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए हम जाते हैं फॉर्मूला में, और यहां पर पेस्ट फंक्शन में हमारे पास फॉर्मूला है मिनिमम। अब मिनिमम को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन डाल दी मैंने कि जो अबव है उनमें ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, देन ओके। ये लो, ये बता रहा 43 आपकी मिनिमम वैल्यू है। बात समझ में आ गया। जहां तक मुझे लगता है जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस टेबल से बन सकते हैं मैंने हर क्वेश्चन को टच कर लिया है। अगर आपके टेबल वाले फॉर्मेट में, टेबल वाले में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। गलत प्रश्न पूछ लिया मैंने, डाउट तो आते ही नहीं है आपके।